अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती फैसला सुने बगैर ही शिखपुरा जाने की कोशिश में उन्हें सगिया पुल से हिरासत में लिया गया। तफसील लाहौर से मोहसिन बिलाल की इस रिपोर्ट में देखिए। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? जो लोग इसमें मुलव्वस हुए पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी। रियासती इदारों और हुकूमत मुखालिफ तकरीर का केस, जावेद लतीफ मुश्किल में फंस गए। सेशन अदालत से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में जो दफात लगाई गई हैं वो काबिले जमानत नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है, क्या अपनी माँ के मुतालिक ऐसी जुबान इस्तेमाल की जा सकती है? जावेद लतीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज को कत्ल करने के लिए एक साजिश तैयार की गई है। इस साजिश के तनाजुर में जावेद लतीफ ने ये बात की। दलाइल मुकम्मल होने पर सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और इसी दौरान जावेद लतीफ अदालत से रवाना हो गए, जिस पर पुलिस ने पीछे दौड़े लगा दी और उन्हें सगिया पुल से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले लीगी रहनुमा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि पाकिस्तान में खराबियों की निशानदही करने वालों को गद्दार कहा जाता है। इदारों में बैठे लोग एक प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर क्या गुल खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं। और ये देखें कि आज फिर जहांगीर तरीन को जो बुलाया गया, उसके ग्रुप को बुलाया गया, या तो फिर अदारे पहले आजाद नहीं थे। जावेद लतीफ के खिलाफ इस बयान पर थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। कहा, जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट साफ ज़ाहिर हो रही है। मुल्क और माशरे को इफ़हाम व तफ़हीम, बर्दाश्त और हम आहंगी के जज्बे से आगे लेकर जाते हैं। उम्मीद है कि अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे करेगी। कल तक हुकूमत गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली मरियम नवाज ने कलाबाजी खा ली। पहले इस्तीफे मांग रही थी, अब हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करते देखना चाहती हैं। कहती है अगले 2 साल में हुकूमत मजीद एक्सपोज हो जाएगी। कभी आर या पार, अब या आर या पार इंशाल्लाह, तो कभी चुटकी की मार। जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे की मार नहीं। और कभी तारीख पे तारीख, 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। लेकिन ये क्या माजरा हो गया? तब्दीली सरकार के लिए मुसलसल दर्द सर बनी रहने वाली मरियम नवाज अचानक बदल गई। चाहती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत आइंदा 2 सालों में मजीद एक्सपोज हो जाएगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ भी मरियम नवाज के बयान का दिफा करते नजर आए। तो बात उन्होंने की वो इस पैराए में की कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बुरी से बुरी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक दिन भी आना रहे, मगर ये जितनी देर रहेंगे लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी। उधर पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर ने पुराने इत्तेहादियों पर तंज कर दिया। कहा उम्मीद है आज के पीडीएम इजलास में मरियम नवाज के बयान का जायजा लिया जाएगा। इमरान हुकूमत को 5 साल कैसे पूरे करवाने हैं, इस हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है? हुकूमत गिराना या निज़ाम बदलना? मरियम नवाज के बयान ने खुद उनकी अपनी जमात में इंतशार पैदा कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी मरियम के बयान का मतलब समझा रहे हैं, मगर एहसन इकबाल कहते हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजना ही हमारा अव्वलीन मकसद है। क्या नून लीग ने हुकूमत गिराने की पॉलिसी बदल ली? एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी गड़बड़ा गए। बयान का मतलब समझा। ये कहा है कि जो लाई है अल्लाह करे 5 साल पूरे करे, उनको भी समझ आए, ये सवाले से कहा है। लेकिन मसला हुकूमत का नहीं है, मसला उस निज़ाम का है
जो ऐसे लोगों को लेकर आती है। लेकिन जब मीडिया ने यही सवाल एहसन इकबाल से किया तो कहने लगे पॉलिसी नहीं बदली, हुकूमत को जल्द घर भेजना ही मकसद है। इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात ही पाकिस्तान के मफाद में है और मुस्लिम लीग नून और PDM कमिटेड हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजा जाए ताकि पाकिस्तान बचाया जा सके। पहले हुकूमत नहीं पहले निज़ाम, पहले निज़ाम नहीं पहले हुकूमत। इस इख्तिलाफ ने PDM के बाद अब नून लीग में भी दरारें डाल दी हैं। सियासी यकसुई दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी और ANP को इत्तेहाद से अलहदगी के फैसले पर नज़रसानी का मशवरा दे दिया। फजल रहमान ने कहा दोनों जमातों ने गलत फैसला किया, रमज़ान के बाद भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। PDM की आदत का पीपल्स पार्टी और ANP की जानिब से जवाब न देने पर अफसोस का इजहार। ईद के बाद अवामी राब्ता मुहिम के मंदरजात को हतमी शक्ल दे दी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बातचीत में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया, अगला लाएअमल क्या होगा ये भी बता दिया। तजावीज़ मुरतब की हैं, रमज़ान मुबारक के बाद पूरी क़ुव्वत के साथ अवामी राब्ते का आगाज़ किया जाए। उसके लिए सरबराही इजलास हिकमत अमली तय कर ले। मईशत तबाह हो चुकी है, इस बात पर गौर करेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए हमारे पास क्या तजावीज़ हैं। PDM सरबराह की कोरोना के फैलाव और हुकूमत के नाकाफी इक़दामात पर भी तनकीद, अपने दोस्तों को भी अदाओं पर गौर करने का मुतालबा कर दिया। जो रवैया उन्होंने अपनाया है किस जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करता है। मुस्बत लबुलेजे में भी बात की जा सकती है। इस हुकूमत का खात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतखाबात कौम को वापस देना, उस पर उसके लिए हम पुराज़म भी हैं। मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना था कि हुकूमत के खात्मे के लिए PDM अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। फासले तो सिमटने लगे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म और जहांगीर खान तरीन में दूरियां कम हो सकेंगी या नहीं, जल्द पता लग जाएगा। वज़ीर आज़म ने तरीन ग्रुप के 33 अरकान को मुलाकात के लिए आज का वक्त दे रखा है। जहांगीर खान तरीन मुलाकात करने नहीं आएंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। खान तरीन दोस्ताना बहाल होगा या फिर दरारें बढ़ेंगी, मामला अहम मोड़ पर। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप की तहरीरी दरख्वास्त पर मुलाकात का वक्त दे दिया। खत लिखने वाले अराकीन असम्बली को बुला लिया गया। बड़ी बैठक मंगल को लगेगी, जिसमें जहांगीर तरीन शरीक नहीं होंगे। वजीर आजम को तरीन ग्रुप के एक वफाकी वजीर समेत 11 MNAs और 4 मुशीरान समेत 22 MPAs अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। इमरान खान और जहांगीर तरीन में गलत फहमियाँ आखिर फैलाई किसने, इस पर भी बात होगी। मुलाकात में हम ख्याल ग्रुप का वफ्द तरीन केस की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा भी करेगा। वजीर आजम के साथ बड़ी मुलाकात से पहले बैठक के निकात तय करने के लिए हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास भी मंगल को तलब। बैठक इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर दोपहर 1 बजे लगेगी। शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी टीम के सरबराह को तफ्तीश से हटा दिया गया है। समा ने मुमकिन तब्दीली की खबर 22 अप्रैल ही को नशर कर दी थी। हुकूमत ने जहांगीर तरीन का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया, जिसके तहत शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी टीम के सरबराह FIA डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान को तफ्तीश से हटा दिया गया है। मोहम्मद रिजवान ने शुगर स्कैंडल के सट्टेबाजों के रिकॉर्ड समेत मुतादिद ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए थे और इन पर समझौता करने से इनकार कर दिया था। एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदाबख्श तफ्तीशी टीम के सरबराह हो सकते हैं। जी शाज़ेब, बिल्कुल अब मामला जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। कुछ रोज पहले तो सख्तियां नजर आ रही थी जहांगीर तरीन के लिए, लेकिन अब आसानियों की तरफ मामला जा रहे हैं। और क्योंकि वफाकी वुज़रा हैं जो वज़ीर आज़म को ये कह रहे हैं कि तफ्तीशी टीम जो है उसके सरबराह को बदला जाए, जो कि डायरेक्टर लाहौर FIA हैं मोहम्मद रिजवान, और क्योंकि वही एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने सारे सबूत शुगर स्कैंडल के इकट्ठे किए। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेज़ी। नैब रावलपिंडी ने साबिक़ सेक्रेटरी बराए तिजारत यूनुस ढागा को 28 अप्रैल को तलब कर लिया है। चीनी की आलमी और मकामी कीमत का तयन कैसे किया गया, नैब ने मुकम्मल रिकॉर्ड लाने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, तफसील से बताइए इस बारे में। शुगर स्कैंडल में एक और तलबी का नोटिस जारी हो गया है और इस बार चीनी की जो एक्सपोर्ट थी उससे मुतालिक तफ्तीश का फैसला करते हुए साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा को 28 अप्रैल के रोज तलब कर लिया गया है। उन्हें ये कहा गया है कि
जो इंटर मिनिस्ट्री कमेटी की तमाम मीटिंग्स के मिनट्स हैं उन समेत वो नायब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हों। और इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया है कि चीनी की इंटरनेशनल और लोकल कीमत का तयन किन बुनियादों पर किया गया था, उसका पेपर वर्क किया था, तमाम समरियाँ सिफारिशात साथ रहने की उन्हें हिदायत की गई है नायब रावलपिंडी की जानिब से, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इससे पहले जो नायब ने चीनी पर सब्सिडी दी गई थी उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया था और अब जो उसके एक्सपोर्ट का मामला है इन दोनों मामला पर नायब की टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है। उनको 28 अप्रैल को रोज तलब किया गया है, जबकि उनसे पहले ही नोटिस मुख्तलिफ शख्सियात को जारी हो चुके हैं। सूबाई वजीर पंजाब के मियां असलम और साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी उनको तलब कर लिया गया है। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन के बयान दिए जा चुके हैं और अब यूनुस डागा का अहम बयान जो है वो 28 अप्रैल के रोज कलमबंद किया जाना है, जिसके लिए उन्हें तलबी के नोटिस जो है नायब रावलपिंडी की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बाइस पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल से आवाम को बचाने के लिए पाक फौज भी मैदान में आ गई है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में पाक फौज की तैनाती का ऐलान कर दिया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट को बहाल करने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी सनअत और पैदावार डिवीज़न ने 3 रुकनी टेक्निकल टीम बना दी। वफाकी सनअत और पैदावार डिवीज़न के नोटिफिकेशन के मुताबिक तकनीकी टीम पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना करेगी। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 2015 से बंद पड़ा है। पैदावारी सलाहियत 520 टन है। माहिरीन के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट से यौमिया 50,000 सिलेंडर ऑक्सीजन हासिल की जा सकती है। स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट को बहाल करने में सबसे बड़ा मसला स्पेयर पार्ट्स की फौरी दस्तयाबी का होगा। सिंध हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन की कीमत से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि वफाक कीमत मुकर्रर नहीं कर पा रहा। कोरोना है, सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं हो रही है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए हैं? देखिए, अदालत ने 10 रोज कबल जो हुक्म दिया था कि आइंदा समाअत पर कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करके रिपोर्ट पेश की जाए, ताहम आज वफाक की जानिब से बताया गया कि काबीना का इजलास चूँकि आज होगा और आज ही कीमत मुकर्रर की जाएगी। इस हवाले से ये मामला एजेंडे में शामिल है, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया कि आप कीमत मुकर्रर करते रहें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने आपको 10 दिन पहले ये हुक्म दिया था और आज तक ये कुछ नहीं हो सका। हम आज जो इससे एप्लीकेशन है वो हम निपटा देंगे। जो मुतलका फार्मा कंपनी है जिन्होंने SRO को चैलेंज किया था, हम उसकी दरख्वास्त आज निपटा देंगे। आज आप अपनी कीमतें मुकर्रर करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाजुल हसन चौहान कहते हैं NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। पोलिंग के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कमिश्नर कराची के दफ्तर में अहम इजलास सदारत कमिश्नर कराची नवीद शेख और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने बताया कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएंगे। इस हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तमाम पोलिंग स्टाफ जो है उनका जो है उनको बताया जाएगा कोरोना की SOP पर अमल करने के लिए। उनको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको सैनिटाइजर दिए जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल किया जाएगा। ये इलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, डेफिनेटली है। नवीद शेख का कहना था कि कमिश्नर ऑफिस में इजलास का मकसद तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना था। आइडिया ये था कि एकदम मिलकर बैठ के ये कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा ये हुआ कि सारे एक जगह जितने भी महकमे थे, वो वाटर बोर्ड हो, हेल्थ महकमा हो, एजुकेशन का महकमा हो या फिर के इलेक्ट्रिक का हो, सारे आगे उन्होंने बता दिया कि किस हद तक उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक महकमा सहित और दीगर इदारों के अफसर भी शरीक हुए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जहांगीर खान तरीन का हम ख्याल ग्रुप आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। 33 रुकनी वफ़द अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। तरीन खुद मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत के लिए कोशा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को मुलाकात में शिरकत के लिए बुला लिया है। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, अब क्या माहौल है? क्या बर्फ़ पिघल सकती है? ये कयास किया जा रहा है। देखिए, ये तो कबल वक्त है कि वज़ीर आज़म इस मामले को किस नज़र से देखते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के घर जो अरकान है उनका आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक अहम मुलाकात है जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान से। जहांगीर तरीन खुद इस मुलाकात में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात
जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, उसमें 33 अरकान पार्लियामेंट वजीर आजम के सामने तमाम मामला को रखेंगे। तरीन केस के तमाम पहलुओं पर आज वजीर आजम को ब्रीफ किया जाएगा। हमशाल ग्रुप वजीर आजम से जहांगीर तरीन केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करेगा, जबकि राजा रियाज ने हमारे से बातचीत में कहा है कि वजीर आजम के सामने हकायक रखे जाएंगे। हम चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हो। हमशाल ग्रुप वजीर आजम को मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर के पसे पर्दा किरदार से भी आगाह करेगा। सबसे अहम बात यह कि वजीर आजम ने जहांगीर तरीन हमशाल ग्रुप से जो मुलाकात करनी है उसके लिए गवर्नर पंजाब चॉइस सर्वर को भी इस्लामाबाद बुला लिया है। चॉइस सर्वर से पहले भी लाहौर में भी मुलाकात या अरकान कर चुके हैं और आज भी चॉइस सर्वर इस मुलाकात में मौजूद होंगे, जिसमें तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कराची का कौन सा इलाका डकैतों का बड़ा टारगेट बना हुआ है? किस इलाके में वारदातें सबसे ज़्यादा हो रही हैं? कहां से गुजरते हुए एहतियात ज़रूरी है? देखिए अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। वैसे तो कराची का कोई भी इलाका डकैतों से महफूज नहीं है, लेकिन गुलशन इकबाल डकैतों का कुछ ज़्यादा ही पसंदीदा है। गुज़िश्ता साल से अब तक 13,000 से ज़ायद वारदातें गुलशन इकबाल में रिपोर्ट हो चुकी हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है और पुलिस इन वारदातों को ताहाल रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। गुलशन इकबाल, जिसकी आबादी है 10 लाख से जायद, बड़े बड़े बंगलों के साथ इस इलाके में कच्ची आबादियां भी हैं। पुलिस के मुताबिक कच्ची आबादियां और मुहलिका इलाकों से जराइम पेशा अनासिर यहां आकर वारदातें करते हैं। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, अबुल हसन असफहानी रोड, डालमिया, शांति नगर, सभी जगह मोबाइल फोन से लेकर गाड़ी और पर्स से लेकर सोने के जेवरात सब कुछ छिनता है, जिससे शहरी भी खौफजदा हैं। महसूस होता है जब मस्जिद जाते हैं ना सुबह के वक्त, तो मोबाइल हर चीज़ अपने घर में ही रख कर जाते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट ही गुलशन में वो लड़का मस्जिद से बेचारा आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मोबाइल छीन लिया, उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपये थे, वो भी छीन लिए। जोहर वाले पुल से लेकर और इस यूनिवर्सिटी तक और यहाँ से निकल के वहाँ तक काफ़ी वारदातें बढ़ गई। पुलिस वाले मिले होते हैं, इसमें सारी वजह ये है, उनके बगैर मिले बगैर कुछ होता नहीं है। हमने इसी इलाके में गश्त पर मामूर गुलशन इकबाल थाने की मोबाइल के अफसर से बात की तो उन्होंने ट्रैफिक को कसूरवार ठहरा दिया। गुलशन में वारदातें होती क्यों हैं ज़्यादा, वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? बस सर पुलिस ट्रैफिक ज़्यादा है, पुलिस पहुंच नहीं सकती है, पुलिस पहुंच नहीं सकती है। गुज़िश्ता साल से अब तक शहर में सबसे ज्यादा 13,107 वारदातों के साथ गुलशन इकबाल पहले नंबर पर, जबकि 9,618 वारदातों के साथ कोरंगी दूसरे नंबर पर है। डकैती के तनासुब से खारादर, मीठादर, न्यू चाली समेत ओल्ड सिटी एरिया 9,499 वारदातों के साथ तीसरे नंबर पर है। जमशेद टाउन 8,527 वारदातों के साथ चौथे नंबर पर है। पहले तो डकैत खाली कराची के शहरियों को उनकी कीमती अशिया से महरूम किया करते थे, लेकिन अब गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते। रवां साल 300 ऐसे वाकयात पेश आए जब मुल्जिमान ने शहरियों पर गोलियां चला दी। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमले से शहरियों की हलाकतों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा का जवाब मुस्तरद कर दिया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए इस बारे में। खैबर एजेंसी में एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, जिसपे हवाले से फिजाई हमला किया गया फोर्सेस की जानिब से, जिसमें दहशतगर्दों के साथ बाद सिविलियंस की भी हलाकतें रिपोर्ट हुई थी और पेशावर हाई कोर्ट ने उनके जो मुतासरीन है उन्हें 10-10 लाख रुपया फीकस के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान किया था। उस फैसले को चैलेंज किया गया था वजारत दिफा और हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस हवाले से आज केस की समाअत हुई और अदालत ने तफसीलात मांगी थी वजारत दिफा से और वफाकी हुकूमत से कि ऑपरेशन के हवाले से कि कितनी हलाकतें हुई थी और कितने लोग इसमें जख्मी हुए थे। वो जवाब तो जमा करा दिया गया, लेकिन उसके साथ मुतल्लिका दस्तावेजात नहीं थी तो अपने जवाब को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए अदालत ने जवाब मुस्तरद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। लाहौर में करंट लग जाने से बाप और 2 बच्चे जान से गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कैसे, बता रहे हैं रियाज अहमद। गोहर को माँ ने कहा दीवार से कपड़े उतार लाओ। गोहर कपड़े उतारने लगा तो एक शर्ट बिजली की मेन तारों पर जा गिरी। गोहर ने करीब पड़े आहनी राड से पकड़कर उसे उतारने की कोशिश की तो जिंदगी की आखिरी जोरदार चीख मारी। फायजा भाई की चीख सुनकर पागलों की तरह भागी। भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसने भी जिंदगी की आखिरी जोरदार चीख मारी।
फायजा की चीख ने सोए बाप को झटके से जगाया। इमरान बेटी को बचाने आया तो बेरहम बिजली ने उसको भी मौत की नींद सुला दिया। सामने घर से मेन की तारें गुजर रही थी, बच्चा छोटा वहाँ से उसके हाथ में लोहे का राड था, सिल्वर का राड, वो छुआ उस तार को, वो बच्चा इस तार के साथ चिमटा है। उसकी बड़ी बहन जिसका फायजा नाम है, वो तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी, वो बचाने के लिए गई है, वो भी इसके साथ चिमट गई है। उसके बाद उसका बाप गया है जिसका नाम था आसिफ अली, वो भी उसके साथ चिमट गया है। इस तरह तीनों की डेथ हो गई है। गौहर चौथी क्लास में जबकि फायजा छठी में थी। दोनों माँ बाप के सबसे बड़े बेटी बेटा थे। पहला हादसा नहीं है इस गली में, मेरे साथ वाले घर से भी एक औरत को करंट लगा, वो नीचे गली में गिर गई, लेकिन उसकी जान बच गई थी। बाप और दोनों बच्चे रोजे से थे। गौहर और फायजा की मां की आज की अवतार सिसकियों, आंसुओं और आओ बका से गिरी हुई थी। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर के तैयब टाउन में बिजली की तार से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों के ऊपर से गुजरती हुई 11 kV की तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। वहीं के रिहायशी मोहम्मद सलीम हुक्काम से हिफाजती इंतजामात की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं तैयब टाउन का रिहायशी हूँ। शुरू से ही वापदा की तारों का मसला ही रहा है। कुछ तारें जो हैं वो तो घरों के बिल्कुल साथ से गुजर रही हैं और कुछ ऐसी भी हैं तारें जो घरों के अंदर से गुजर रही हैं। मेरे ऊपर ये तारों का एक झमकटा बना हुआ है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इनको कवर किया है। अदरवाइज़ तो ये सारी तारें जो हैं वो ज़मीन पे आके गिर जाएं और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखें जी, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो मुझसे तकरीबन इनका 1 फीट का डिस्टेंस है। तो बच्चे जो हैं तो बच्चों को आप कहाँ तक रोक सकते हैं, तो कुछ भी मिसहैप हो सकता है। ये मेरे पीछे इलेक्ट्रिक पोल पे देख रहे हैं आप कितनी तारें लटकी हुई हैं और ये जो तारें हैं वे बिल्कुल मेरी हाइट से भी नीचे हैं। होशियार होशियार होशियार, अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा आंदोलन करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। फैसलाबाद की सूतर मंडी बेनामी पैसों का कारोबार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अरबों रुपए का ना ही कोई रिकॉर्ड है और ना कोई सबूत। अब्दुल अहद रिपोर्ट करेंगे। छोटी छोटी दुकानें और भट्टों को देखकर तो नहीं लगता कि इन तंग गलियों में सिर्फ एक सादा पर्ची पर अरबों रुपए का कारोबार होता होगा। फैसलाबाद के घंटा घर से मुत्तसिल ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी यार्ड मार्केट, जहां खूब काला धन चलता है। स्पिनिंग फैक्ट्रियों से निकलने वाले धागे पर पावर लूम तक पहुंचने से पहले ही करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता है। ब्रोकर और एजेंट्स इस मकरू खेल के खिलाड़ी हैं। पर्ची व्हाट्सएप सिस्टम चलता है ना, ये भी सिस्टम चलता है, ये भी सट्टेबाजी में आके इसका रेट डबल हो जाता है। बैग ना भी हो तो पर्ची पे बैग पर्ची के ऊपर लिखे होते हैं जो वो बिकते रहते हैं। पर्ची एक ही है, वो 10 घरों में घूम गई है। आज आके वो जब पर्ची आती है, जब एंड यूज़र पे जिसने इस्तेमाल करना है इस धागे को, तब तकरीबन इसकी जो रकम है वो डबल हुई होती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके पहले धागे की मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, फिर ब्रोकर और एजेंट्स आपस में पर्ची पर खरीदो फरोख्त करके इसकी कीमत बढ़ाते हैं। पावर लूम्स मालिकान इन सट्टेबाजों के हाथों मजबूर हैं। चंद एक जो प्लेयर्स होते हैं जो सट्टाबाज हैं, वो मार्केट के अंदर आके सारे के सारे माल की जो है उस पर्चियाँ बना के एक दूसरे को फरोख्त करके, एक अगर बैग की कीमत 22,000 रुपये तो उसकी 2 दिन के अंदर वो बैग की कीमत को 30,000 रुपये तक पहुँचा देते हैं। तो अभी तक वो लूम के ओनर के पास पहुँचने से पहले वो माल जो है 26,000 रुपये से 30-32,000 रुपये पर बैग पहुँच जाता है। दुनिया भर में कपड़े पहुंचाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दारोमदार इसी यार्ड मार्केट पर है, जहां धागे से ज्यादा पर्ची बिकती है। इस यार्ड मार्केट में पैसा रातों रात दुगना हो जाता है और बड़ी बात ये कि इस माल का कोई रिकॉर्ड भी कहीं मौजूद नहीं होता।
कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के कपड़ों के ताजिर ने नाजायज मुनाफा बहुत कमाया, दुकान बड़ी भी कर ली, लेकिन लालच खत्म ना हुई। फिर एक दिन उसे ऐसी सजा मिली कि आज तक खुदा से तौबा कर रहा है। मेरी कपड़े की दुकान थी। कपड़े में मैंने बहुत हेरा फेरी की। कपड़ा जो है गलत कपड़ा वो भी ग्राहकों को बेच देना, कटाई में उसमें कमी कर लेनी, हल्का कपड़ा महंगा करके बेचना, इस तरह मैं पैसे बनाता गया और मेरी दुकान जो है ना बहुत बड़ी होती गई। मैं बहुत खुश था कि मेरी दुकान इतनी बड़ी हो गई है, इतना कारोबार मेरा चल रहा है। हवस मेरी और ज़्यादा बढ़ती गई पैसा कमाने की। एक दिन मैं बैठा अपनी दुकान में बिल बना रहा था तो मेरी आंखों के सामने जो है ना शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी उठी। वो चिंगारी मेरे कपड़े पे गिरी और मेरी आंखों के सामने देखते देखते मेरी दुकान पूरी जलकर खाकस्तर हो गई। मैं गलियों का फ़कीर हो गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि जो लोग मुझे यार दोस्त मुझे कहते थे कि यार ये काम गलत कर रहे हो, तो उनकी बातें मुझे याद आई। तो फिर मैं एक अल्लाह वाले के पास गया और उनसे जाके मैंने दुआ कराई। फिर मैं खुदा को मनाने के लिए अल्लाह के घर में मस्जिद में हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ। जो भी मैं हक हलाल की रोज़ी कमाता हूँ उससे मेरे बच्चे भी खुश हैं और मेरा घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है। जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई किसी भी कारोबार में हैं, नजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, खुदा अपनी आँखें अकल की आँखें खोलें, नजायज़ मुनाफाखोरी को छोड़ें, हक हलाल की रोज़ी कमाओ, हक हलाल की रोज़ी खाओ और हक हलाल की अपने बच्चों को खिलाओ। कपड़े का रेट क्यों बढ़ता है, इसमें कितने का सट्टा खेला जाता है, ये धंधा कैसे चलाया जाता है, इस रिपोर्ट में जानिए। आज समझाएंगे धागे पर सट्टा कैसे खेला जाता है। रुई से धागा तैयार होने के बाद इससे पहुंचना था कपड़ा बनने के लिए पावर लूम्स फैक्ट्री, लेकिन ये सूतर मंडी के ब्रोकर्स के हाथ लग गया, जिन्होंने धागे की सप्लाई रोकी और चल पड़ा सट्टा। ब्रोकर ने एक बैग धागे का फैक्ट्री रेट लगाया 50,000 रुपया। अपना 5,000 रुपए का कमीशन रखकर 55,000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। यहाँ मुख्तलिफ एजेंट्स की एंट्री होती है, जिनमें से कोई 100 तो कोई 150 बैग्स खरीद लेता है। 2 घंटे बाद दूसरा ब्रोकर 60,000 रुपए में धागा खरीदने का ऐलान करता है। वो एजेंट्स जिन्होंने 55,000 रुपए में बैग खरीदा था वो इसके पास पहुंच जाते हैं। फिर चंद घंटों बाद तीसरा ब्रोकर इस धागे का रेट 72,000 कर देता है। एजेंट्स तीसरे के पास माल बेचने या लेने पहुंच जाते हैं। अब तक ये सारा धंधा पर्ची पर चल रहा है। करोड़ों की डीलिंग हो चुकी है। धागा किसी को नहीं मिला, पर्ची घूमती रहती है। सिर्फ 4 घंटों में कीमत 22,000 रुपए बढ़ा दी गई। कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक इन एजेंट्स के आगे बेबस है। इसे अपनी मिल चलानी है तो धागा 72,000 रुपए फी बैग खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर्स ने इनका मार्केट रेट यही मुकर्रर किया है।